हेलो दोस्तों, रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह इस वीडियो में हम बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चाहे वो इसका कोई भी कारण रहे हों, कारण के बाद जो कुछ हुआ वो, और कैसे इसको दबाया गया, कहाँ फिर ये गए, इसके लीडर कौन थे, वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस 1857 के विद्रोह से, वो सभी हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि जो लेटेस्ट वीडियो आए कि वो आप तक पहुंच सकें। एंड फर्स्ट थिंग ये है कि सबसे पहले यही आ जाता है कि उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे जी लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो विद्रोह हुआ है उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे जी? लॉर्ड कैनिंग थे। इस समय जो है 1857 का विद्रोह हो जाता है। अब हम बात करते हैं, चलो विद्रोह तो हुआ था वो, बट किन कारणों से हुआ सा, कोज ऑफ द रिवोल्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो कोज हैं वो चार रहेंगे। एक तो पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री कोज। ओके, तो ये चार कारण थे जिनके कारण 1857 का विद्रोह होता है। ओके, एक एक करके हम चारों को पढ़ेंगे। ओके, क्या थे वो? पॉलिटिकल अगर मैं बात करने लगा हूँ तो पॉलिटिकल आता है जी नाना साहेब। नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब पेशवा बाजीराव के जो है अडोप्टेड सन थे। ओके, अडोप्टेड सन थे। तो इनको फिर क्या था, इनकी जो है सत्ता तो छीन ली थी अंग्रेजों ने, बट इनको क्या था, पेंशन दिया करते थे। बट होता ये है कि इनको पेंशन से भी मना कर देते हैं, रिफ्यूज द पेंशन। ओके, अवध वाज अनेक्स्ड इन 1856 ऑन चार्ज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। अब वहाँ पे एक ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है एक चली थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ऐसा नहीं है कि इसी समय 1857 के समय ही ये चली थी, बट हाँ आप देखोगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आता है वो लॉर्ड डलहौजी के समय आता है। वो उसी समय नहीं चली थी, बट हाँ ये बोल सकते हैं। वैसे तो 1824 में भी एक जो है था, पता नहीं क्या नाम था उसका, शायद उसका राज्य का वो लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर। बट हाँ ये था कि लॉर्ड डलहौजी के समय जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिक में आ चुका था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंशन की पॉलिसी ले रहे थे ये। ओके, तो आपको पता ही है कि जो ये ब्रिटिश थे, इनकी पॉलिसी क्या थी, एक्सपेंड करने की पॉलिसी थी। तो अब ये क्या करते हैं, अवध को 1856 में हथिया लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जी आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है आप इसको नहीं चला सकते, ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन है आपका। ओके, जो शासन व्यवस्था है वो ख़राब है आपकी। ओके, तो अवध को ये ले लेते हैं। सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, ये मैंने चार के नाम गिनाए, और भी बहुत थे। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है वो आ जाते हैं। तो ये शुरू में क्या हुआ, नाना साहब को पेंशन से जो है वो मना कर दिया। उसके बाद अवध को छीन लेते हैं कि जी आपका तो शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इनको चार, तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखाए हैं, और भी बहुत से थे, वो ले लेते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या चीज़। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बोलता है कि जी अगर आपका कोई सगा बेटा नहीं है, ओके, नहीं है, आगे शासन राजा बन सके वो नहीं है, अगर आपका क्या है अडोप्टेड सन है, तो अडोप्टेड सन को हम नहीं मानेंगे, और जो राज्य है वो किसके अंडर में चला जाएगा जी, वो ब्रिटिश के अंडर में चला जाएगा। तो ये क्या थी, क्या ये ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी। तो एक्सपेंशन पॉलिसी के अंडर ही इन्होंने ये सब काम किया है। और उसके साथ साथ में क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह, मुगलों के जो अंतिम शासक रहे हैं उनको भी जो है वो अब रिस्पेक्ट मिलनी बंद हो चुकी थी। ओके, एंड सब्सिडरी अलायंस। तो ये बहुत से ऐसे कारण थे, पॉलिटिकल कारण, जो 1857 के विद्रोह को चिंगारी देने में कामयाब साबित हुए, और इन्होंने चिंगारी दी भी। ओके, और इसी कारण जो है एकदम से पूरा का पूरा देश खड़ा हो चुका था 1857 के विद्रोह में। तो ये था जी पॉलिटिकल। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अंडर दिस रूल इंडियन रूरल एक्सेप्ट ब्रिटिश एज सुप्रीम पावर। सब्सिडरी अलायंस क्या था, मैं अभी वो बताता हूँ आपको।
जो सब्सिडरी अलायंस है वो ये था कि हम ब्रिटिश को अपना सुप्रीम मान लेंगे जी। कोई भी एक राजा है वो ब्रिटिश को क्या मान लेगा, अपना क्राउन मान लेगा कि जी ब्रिटिश के अंडर ही हम काम करने वाले हैं। और नीचे फिर कौन आ जाते हैं जी, इंडियन रूलर। अब ये ब्रिटिशर्स क्या कराएंगे, इस राज्य को अपने हिसाब से चलाएंगे। कहने को तो वहाँ एक इंडियन रूलर है, एक राजा है, बट वो राजा किसके अंडर में काम करेगा, ब्रिटिश के अंडर में, एंड मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ओन कॉस्ट। और अब क्या करेगा, इंडियन रूलर का बोला जाएगा कि जी आपको अपनी सेना नहीं रखनी है और हमारी सेना जो है वो आपके राज्य में रहेगी और जिसका पूरा खर्च जो है आप उठाओगे। अब होता क्या था, वो सेना काम तो कहाँ पे करती थी, काम तो करती थी वो ब्रिटिशर्स का, मतलब उस पूरे के पूरे राज्य को कंट्रोल रखती थी। और इंडियन रूलर जो है उस पर खर्च करने वाला है। ना तो इंडियन रूलर के पास अपनी सेना, और जो सेना है उसको भी खर्च कर, उसके ऊपर खर्च करना है, और सेना किसी और की, जब मर्जी चाहे सेना जो है उसको हटा सकती थी। ओके, तो ये तो क्या था, कि तो कठपुतली थी। ओके, ये सभी समझ में आ चुका था उनका। ओके, तो इस तरीके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्टेड बाय डलहौजी, यहाँ पे आप मैंने लिखा भी है, बट हाँ ये है कि इस समय जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया गया एक्सपेंशन पॉलिसी में, इससे पहले थोड़ा कम था। इसी वजह से बोला जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, याद रखना है ये चीज़। ओके, तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन रही थी ये, जिसके कारण जो 1857 का विद्रोह जो है वो आगे बढ़ा था इन कारणों से। अब इकोनॉमिक कारण भी रहे हैं। ओके, इकोनॉमिक कारण जैसे ही आएंगे वो चले जाएंगे निचले तबके की तरफ। अभी तक क्या था, आपने पॉलिटिकल अगर देखते हैं तो ये किसकी तरफ था ये सर, मतलब जो राजा लोग थे उनके रिगार्डिंग जो है वो कुछ भी रहा है ब्रिटिश के साथ राजाओं का। ओके, कैसे उनसे हथियार लिए गए उनके राज्य, क्या कुछ उनके साथ ट्रीटी हुई, क्या कुछ था, ये सब पॉलिटिकल अगर आप देखोगे तो ये सामान्य लोगों से बहुत ऊंची की बात थी। बट अब हम जब इकोनॉमिक की बात करेंगे तो इकोनॉमी में कौन आ जाएगा, राजा तो आएगा ही, साथ में क्या आएगी, उसकी आम जनता भी आएगी। ओके, तो अब 1857 में आम जनता का जो है वो कैसे एक रोल प्ले हुआ वो आपको बताएंगे। इकोनॉमिक हैवी टैक्सेशन, हैवी टैक्स लगना स्टार्ट हुआ, हमारी जो चीज़ें थी उन पर हैवी टैक्स लगना स्टार्ट हुआ। अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे हमारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, बाहर जा कर के वो महंगी होंगी और उसके बाद उनको नहीं खरीदेगा कोई। और अगर कोई बाहर से कोई चीज़ आती है वो बिना टैक्स के आती है, यहाँ पे सस्ती है, लोग खरीदेंगे, चलो जी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, ओके आपको बता दिया, इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जो है वो पॉलिसी लाई गई। डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, और इसी समय जो पश्चिमी यूरोप था, तो यूरोप में क्या हुआ था, पश्चिमी देशों में वहाँ पे इंडस्ट्री आ चुकी थी, इंडस्ट्री आई थी, तो उनको अब इंडस्ट्री, अब एक मशीन तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन करेगी एक दिन में ही, उसको मार्केट चाहिए थी, तो वहाँ से माल लाया जाता था, बेचा कहाँ जाता था जी, इंडिया में। अब इंडिया में भी तो माल है ना, वहाँ भी तो बना हुआ है, अगर हम उसको रोकेंगे तभी वो बिकेगा। इसके ऊपर हमने टैक्स ज़्यादा लगा दिए, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने टैक्स ज़्यादा लगा दिए और वहाँ पे कम हो गया, तो वो ज़्यादा बिकने लगा, इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है वो मनाही हो गई। तो डिस्ट्रक्शन हो चुका था जी हैंडीक्राफ्ट का, जो हमारे यहाँ लोग अपने हाथ बुन कर थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। इंडिया वेल्थ ड्रेन टू इंग्लैंड, और जो इंडिया का कच्चा माल था, या हम एक तरीके से बोल सकते हैं इंडिया का जो पैसा था वो कहाँ पे चला गया, इंग्लैंड में चला गया। तो ये था जी इकोनॉमिक कारण। अब हम बात करने वाले हैं सोशियो रिलीजियस के बारे में। कुछ धार्मिक भी चीज़ें रही थी हमारी, ओके, कुछ सामाजिक चीज़ें थी हमारी जिनको छेड़छाड़ के बाद लोगों में रोष हुआ। और आपको तो पता ही है कि अगर धर्म से कुछ भी खिलवाड़ होता है, धर्म की बात अगर आ जाती है तो इंडिया में लोग किस हद तक चले जाते हैं। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म, अबोलिशन ऑफ सती, ओके, 1829 में सती को हटा दिया गया। ओके, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज इन 1856, 1856 में विधवा का पुनर्विवाह को जो है वो
दोबारा से मतलब मान्यता मिली कि जी विडो जो है वो मैरिज करा सकती है। तो उनको लगा, उनके सेंटिमेंट जो है वो ऐसे लगा लोगों कि जी ये तो गलत है, हमारे साथ ये गलत हो चुका है, ये तो हमारे ऊपर अपना जो धर्म है वो थोपना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। वहाँ से लोगों के सेंटिमेंट जो है बिगड़े और फिर पता ही है कि अगर थोड़ी सी चिंगारी मिली 1857 के विद्रोह में सभी कूद पड़े। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वाइट एंड ब्लैक का जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। एंड फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, और आपको पता ही है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स अपना राज तो कर ही रहे थे, साथ में वेस्टर्न एजुकेशन भी यहाँ पे जो है इन्होंने वो अप्लाई कर दी थी। और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा इंडिया के जो लोग थे वो सोचने लगे कि ऐसे जो है ये वेस्टर्न एजुकेशन के बाद जो है हमारे ऊपर राज करेंगे बिल्कुल, और हमको जो है चेंज करना चाहते हैं। तो ये थे एक सोशियो रिलीजियस ये कारण थे जिनके कारण जो है लोगों में जो है वो रोष आया। उसके बाद हम लास्ट की बात कर लेते हैं, मिलिट्री कारण भी जो है कुछ रहे थे, और मिलिट्री कारण कुछ रहे थे, उन्हीं के कारण एकदम से जो है वो स्टार्ट होता है 1857 का विद्रोह, मंगल पांडे करते हैं। तो मिलिट्री में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर के साथ डिस्क्रिमिनेशन था। ओके, उनका रहन सहन कुछ था, ब्रिटिशर्स का कुछ था। और दूसरी बात, हाईएस्ट पोस्ट जो थी इंडियन के लिए वो सूबेदार थी जी, कि जिस सूबेदार से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे हों, आपने कुछ भी किया। तो इंडियन के लिए पोस्ट ही क्या थी, सूबेदार, वो भी मैक्सिमम हाईएस्ट। ओके, इस तरीके से जो है इनमें भेदभाव होना स्टार्ट हुआ। तो मिलिट्री में भी जो है आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा भेदभाव था। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 1857 में ही विद्रोह स्टार्ट हुआ, इससे पहले इससे बाद क्यों नहीं। इमीडिएट कोज की हम बात करेंगे कि जिस दिन से ये स्टार्ट होता है मतलब। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल whose cartridges were said to have a greased over made of beef and pork spoke of the revolt। ये बोला जाता है कि जो आपकी जो गोलियां हैं, कि राइफल्स की जो गोलियां हैं उनके ऊपर बीफ एंड पोर्क जो है वो लगाया गया है, और जिसके कारण वो वहाँ से जो हालात बिगड़ते हैं। होता क्या है, द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट ऑन मार्च 29, 1857, 29 मार्च 1857 को एन इंडियन ऑफ 35 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर ओके ऑन परेड एट बैरकपुर नियर कलकत्ता के पास जो है बैरकपुर है, वहाँ पे मंगल पांडे 2 ब्रिटिशर्स को मार देता है। 2 ब्रिटिशर्स को मार देता है। बात यही थी कि इन्होंने जो है वो इसके ऊपर गोलियों के ऊपर ये लगा रखा है पोर्क एंड बीफ, ओके, गाय और सुअर का मांस। द इंडियन सोल्जर प्रेजेंट रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर टू अरेस्ट मंगल पांडे। अब 2 तो मर चुके हैं, अब जो दूसरे ब्रिटिशर्स वहाँ पे ऑफिसर थे वो उनको इंडियन सोल्जर को बोलते हैं कि जी इसको पकड़ो मंगल पांडे को, और इंडियन सोल्जर रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपका ऑर्डर हम नहीं मानेंगे। बट उसके बाद भी हाँ मंगल पांडे को अरेस्ट किया जाता है और उसको वो फांसी की सज़ा दे दी जाती है। द म्यूटिनी रियली स्टार्टेड ऑन मेरठ 10 मई 1857। अब यहाँ से कुछ जो है वो आग जो है वो पकड़नी स्टार्ट हो चुकी थी। होता क्या है, 10 मई 1857 को मेरठ में द ओकेजन वाज द पनिशमेंट ऑफ सम सेपोए फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू यूज़ द ग्रीस्ड कार्टेज। अब होता क्या है, मेरठ में कुछ जो सैनिक थे वो इन गोलियों को चलाने से मना कर देते हैं, यूज़ करने से मना कर देते हैं। किनको? तो मना कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, उनके ऊपर वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इंडियन सोल्जर थे उनके ऊपर जो अटैक किया, और फिर वो क्या कहता है, द ओकेजन वाज द पनिशमेंट ऑफ सम सेपोए फॉर द रिफ्यूजल टू यूज़ ग्रीस्ड कार्टेज। द सोल्जर अलॉन्ग विद अदर ग्रुप ऑफ सिविलियन वेंट टू रैम्पेज शूटिंग मारो फिरंगी को। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उनके ऊपर अटैक करते हैं और सिविलियंस को भी अपने साथ ले लेते हैं, और एक नारा आता है कि मारो फिरंगी को। याद रखना है किस विद्रोह में ये आया था, मारो फिरंगी को नारा ये आया था जी 1857 के विद्रोह में।
याद रखना है, मारो फिरंगी को। कब आया था? 1857 के विद्रोह में। दे ब्रेक ओपन जेल, मर्डर यूरोपियंस, बर्न देयर हाउसेज, मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। मतलब वहाँ से जेल तोड़ देते हैं, अपने इंडियन थे जो उनको जो है रिहा कर देते हैं, और यूरोपियंस को मारते हैं, घर जला देते हैं और दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। दिल्ली में कौन था जी? बहादुर शाह। The appearance of the marching soldier next morning in Delhi was a signal to the local soldier, who in turn revolt, seized the city and proclaimed the 82-year-old Bahadur Shah Jafar as शहंशाह-ए-हिंदुस्तान। अब इस तरीके से अगर मूवमेंट होती है तो वहाँ पे जो बीच में ये सिटी में एंड दिल्ली में जो भी सोल्जर थे उनको भी हौसला मिलता है और वो भी रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। और फिर 82-ईयर-ओल्ड जो हो चुके हैं बहादुर शाह जफ़र, वो सभी उनको, बहादुर शाह जफ़र को शहंशाह-ए-हिंदुस्तान डिक्लेयर कर देते हैं कि जी ये एम्परर ऑफ इंडिया है, आज से ब्रिटिशर्स नहीं है। ओके, तो इस तरीके से चलता है जी। अब आपको मैं ये पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ सेंटर थे 1857 के विद्रोह के, ये कुछ सेंटर थे, इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? ओके, ये बिगिनिंग और एंडिंग डेट नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा जी इंडियन लीडर, ये पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंटर पूछेगा और उस सेंटर में इंडियन लीडर पूछेगा, कौन है इंडियन लीडर। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो दिल्ली है, दिल्ली में दो व्यक्ति आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा जी बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, और दूसरा उनका कमांडिंग जनरल है जी, कमांडिंग जनरल नाम क्या है जी? बकत खान। तो दिल्ली में दो मिले हैं जी, एक तो मिला है बहादुर शाह और दूसरा मिला है बकत खान। तो ये याद रखना है, दो लीडर थे जी दिल्ली में। फिर आता है जी कानपुर। कानपुर में नाना साहिब और उसके कमांडर थे जी तांत्या टोपे। कौन कौन थे जी कानपुर में? एक तो थे नाना साहिब और एक थे तांत्या टोपे। ओके, उसके बाद आता है जी लखनऊ। लखनऊ में था बेगम हजरत महल थी। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल, याद रखना है आपको। उसके बाद झांसी आता, झांसी में तो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में था जी लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। और जगदीशपुर में कौन थे जी? कुंवर सिंह और अमर सिंह। तो ये दो चार चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। दिल्ली में कौन था? बीबी, बहादुर शाह जफर और बखत खान। कानपुर में कौन था जी? नाना साहिब और उसके तांत्या टोपे। लखनऊ में हजरत महल, झांसी में बाई रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में अली, लियाकत अली। जगदीशपुर में सिंह थे, कौन कौन से सिंह? कुंवर सिंह और अमर सिंह। एक सिंह था, अमर सिंह एंड कुंवर सिंह। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी। इसमें कई बार पूछा गया, एसएससी में भी और स्टेट एग्ज़ाम में भी। उसके बाद फिर क्या होता है? बहादुर शाह सेकंड, ओके, बहादुर शाह जफर जिसको हम बोल रहे थे अभी, वाज डिपोर्टेड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। अब होता यह है कि इसको सप्रेस किया जाता है। ओके, इसको सप्रेस किया जाता है 1857 के विद्रोह को, क्योंकि इसमें कुछ तबका जो है वो नहीं शामिल हुआ था। कुछ इंडियन राजा भी थे, किंग भी थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया है। और आप अगर पीछे इसमें पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन ब्रिटिशर सप्रेसर किन्होंने कहाँ कहाँ पे इस विद्रोह को दबाया है। जैसे निकोलसन थे, इन्होंने कहाँ पे काम किया जी? दिल्ली में, दिल्ली में दबाने का काम किया है। कैंपबेल थे, कहाँ पे दबाने का काम किया जी? कानपुर में। तो इस तरीके से दबाया गया ये। ओके, अलग अलग जो है इनके ऑफिसर थे हर एक सिटी में। उसके बाद फिर होता क्या है कि जो बहादुर शाह थे उसको कहाँ पे? रंगून जेल में भेज दिया जाता है और 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। नाना साहिब, कई बार पूछ लेता है नाना साहिब का ओरिजिनल नेम क्या था? धुंधु पंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नाना साहिब का असली नाम क्या था? धुंधु पंत। और बेगम हजरत महल और एक थे खान बहादुर खान। तीन बात किया है जी मैंने। क्या क्या है जी? एक तो नाना साहिब की बात की है मैंने, ओके। दूसरी की है जी मैंने हजरत महल। हजरत महल कहाँ थी? आप याद रखना है आपको, लखनऊ में। एंड खान बहादुर खान,
खान बहादुर खान, ये क्या करते हैं? 3 व्यक्ति याद रखना है, नाना साहेब, हजरत महल एंड खान बहादुर खान। ये नेपाल भाग जाते हैं, ये नेपाल भाग जाते हैं और उसके बाद इनकी कोई खबर नहीं आती। एंड उसके बाद एक आता है तांते टोपे, ओरिजिनल नेम क्या था जी? रामचंद्र पांडुरंग, वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन 15 अप्रैल 1859। तांते टोपे पकड़ा जाता है और उसको फिर ये मार देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई तो बैटलफील्ड में ही मारी गई। कुंवर सिंह थे, वो जो है जख्मी हो चुके थे और 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। तो एक बात आई थी कि सर ह्यूज रोस डिस्क्राइब्ड रानी लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने रानी लक्ष्मीबाई को बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर बोला है 1857 के विद्रोह में। तो आपका आंसर आएगा जी सर ह्यूज रोस। तो ह्यूज रोस ने बोला है रानी लक्ष्मीबाई को क्या? बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर। ओके, ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से चला, इस तरीके से दबाया गया, ये सभी आपने पढ़े हैं। तो जब वो दबाया गया उसके फेलियर के कुछ कारण रहे थे, वो क्या कारण थे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अनसक्सेसफुल बट heroic effort to eliminate foreign rule, the main cause were, इसके मेन कोज क्या थे? डिसयूनिटी ऑफ इंडियन एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन। डिसयूनिटी थी इंडियंस में, वो तो स्टार्टिंग से ही रही है। ओके, लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, होलकर निज़ाम एंड अदर एक्टिवली हेल्प द ब्रिटिशर्स। अभी आपको मैंने बताया था कि कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं था। ओके, चाहे वो उसके इंडियंस थे, होलकर्स थे, निज़ाम थे, कोई दूसरे भी थे, बहुत से ऐसे किंग थे, राजा थे, राज्य थे जिन्होंने जो है इंडियंस का साथ नहीं दिया। अगर जाहिर सी बात अगर नहीं दिया है तो कमज़ोर पड़ेगा ना वो, और वो दबा दिया गया फिर। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सपोए, पीजेंट, जमींदार एंड अदर क्लासेस। अब इसमें शामिल कौन थे? सैनिक भी थे, इसमें जमींदार भी शामिल थे, इसमें पीजेंट्स भी, फार्मर भी शामिल थे। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। जाहिर सी बात है, कहीं एक ट्रुप कहीं चलेगा, पीजेंट कहीं चलेंगे, जमींदारों की अपनी एक डिमांड है वो अलग चलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के कारण भी जो है उनको दबा दिया गया। एंड मैनी हैड डिफरेंट मोटिव फॉर पार्टिसिपेटिंग द रिवोल्ट। अब हर एक का जो है वो अलग अलग मोटिव था इसमें पार्टिसिपेट करने का। जमींदार और पीजेंट्स जो थे वो टैक्स के कारण थे, राजा जो थे अपने राज्य के कारण थे, कोई किसी के कारण था, कोई मेरा बेटा मारा गया उसके कारण था, बहुत से ऐसे कारण थे। मतलब जो हमारा एक मेन फोकस था वो एक चीज़ के ऊपर नहीं था, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम थी। तो इसके कारण भी जो है वो हमारे अंदर यूनिटी नहीं बन पाई। सिग्निफिकेंस, द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द रिवोल्ट ले हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये काम तो हुआ था कि सभी के सभी साथ आए थे, चाहे उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो, यूनिटी आई थी। पीपल एग्जिबिटेड पेट्रियोटिक सेंटिमेंट विदाउट टच ऑफ कम्युनल फीलिंग्स। इन नो डाउट बिगन एज अ म्यूटिनी ऑफ सोल्जर बट सून टर्न इनटू अ रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन जनरल। स्टार्टिंग में तो ये सैनिक विद्रोह ही था। ओके, म्यूटिनी ऑफ सोल्जर वो सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है 1857 के विद्रोह को। बट स्टार्टिंग में तो ये था ही। ओके, जैसे कलकत्ता में हुआ, मेरठ में हुआ, वहाँ से देख के तो आपको लगेगा कि सैनिक विद्रोह है। बट अगर आप उसके बाद देखोगे इसके हालात क्या थे, उसमें सभी के सभी कूद पड़े थे। और इसको फिर जो है वो हम म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स नहीं बोल सकते, सैनिक विद्रोह नहीं बोल सकते। इसका जो है वो चेंज हो चुका था, इसका जो सिनेरियो था वहाँ पे, इसकी जो पोजीशन थी वो चेंज हो चुकी थी, सभी के सभी लोग वहाँ पे आ चुके थे। तो इस तरीके से रहा है 1857 का विद्रोह। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।